आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के चैप्टर नंबर 10th प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के टोटल जो है एमसीक्यू। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर पुंज समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। ऑप्शन ए में दिया गया है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही। ऑप्शन बी में दिया गया है उत्तल दर्पण तथा उत्तल दर्पण और अवतल लेंस दोनों ही। ऑप्शन सी में एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखे दो समतल दर्पण। ऑप्शन डी में अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों ही। तो कौन सा जो है उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर पुंज बना सकता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, जो कि सही है हम लोग का। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस जो किसी भी बिंदु से उस इस पर आपतित प्रकाश का ये समानांतर पुंज बना सकता है। तो ऑप्शन ए का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन ए का ऑप्शन ए सही होगा। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है 10 mm लंबी कोई सुई 10 mm लंबी कोई सुई किसी अवतल दर्पण के सामने ऊर्ध्वाधर रखी है। इस सुई का 5 mm लंबा प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर ऊंची 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो दर्पण की फोकस दूरी है। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो हम लोग को निकालना है दर्पण की फोकस दूरी। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे दिया गया है कि 10 mm लंबी कोई सुई। तो हाइट ऑफ इमेज हम लोग का दिया गया है 10 mm। हाइट ऑफ इमेज कितना दिया गया है? 10 mm दिया गया है। और हम लोग का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया है? 5 mm। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया है? 5 mm। और हम लोग का जो दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के सामने बन रहा है। तो भी बराबर हम लोग का -30 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यह दर्पण के सामने बन रहा है, दाईं ओर बन रहा है। तो हम लोग फार्मूला से जानते हैं कि m बराबर जो होता है सूत्र हम लोग का -v/u बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटा हाइट ऑफ इमेज। तो चलिए इस सूत्र से निकालेंगे हम लोग। तो हाइट ऑफ एम बराबर जो सूत्र होता है हाइट ऑफ इमेज हम लोग का कितना दिया गया है? -5। तो 5 जो है हम लोग का माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर है। तो -5 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? 10 बराबर यहाँ पे जो दिया गया है माइनस माइनस भी भी कितना हो जाएगा? -30 और बटा यू हम लोग को निकालना है। तो इस सब को काट देंगे हम लोग। तो यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये 30 दूनी 60। यू बराबर हम लोग का -60 आ जाएगा। यू बराबर -60 आ जाएगा हम लोग का। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं कि हम लोग का 1/f बराबर जो होता है 1/v प्लस 1/u। तो 1/v जो आया है -30 हम लोग का, और प्लस 1/u 1/v जो आया हम लोग का, v जो -30 और u -60। तो हम लोग निकाल देते हैं यहाँ से। यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस हम लोग का ऊपर 3 आएगा और नीचे 60। तो कट कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा f बराबर -20। तो हम लोग का आंसर कौन हो जाएगा? -20। f बराबर -20 सेंटीमीटर। तो हम लोग का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? दो का बी, जो कि सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्त हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन 3 नंबर में निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? ऑप्शन ए जब बिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो। जब बिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो। ऑप्शन बी जब बिंब दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच हो। ऑप्शन सी जब बिंब दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। ऑप्शन डी में क्या बोला जा रहा है कि जब बिंब दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पे हो। जब बिंब वक्रता त्रिज्या के अधिक दूरी पे हो।
तो हम लोग अवतल दर्पण का एक फिगर बनाते हैं। ये है जो हम लोग का अवतल दर्पण हो गया। यहाँ पे मान लिया जाए, यहाँ पे वक्रता, यहाँ पे ध्रुव हो गया, और इस वक्रता केंद्र हो गया, और ये एफ हो गया। इधर से मान लिया जाए प्रकाश आ रहा है। अगर प्रकाश सी से बहुत दूर रहेगा, अनंत पर रहेगा, तो यहाँ प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। और अगर अनंत और सी के बीच रहता है तो प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनेगा। अगर सी पे रहता है कोई बिंब, तो सी पे ही प्रतिबिंब बनता है। अगर सी और एफ के बीच रहे तो यह बड़ा प्रतिबिंब बनाने लगता है। सी और एफ के बीच जैसे ही रहेगा तो बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। तो हम लोग का कौन सा जो कि है सही हो जाएगा, सी और एफ के बीच। तो सी और एफ के बीच, सी यानी वक्रता, वक्रता केंद्र, और एफ यानी फोकस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन जो है हम लोग का सी नंबर में, जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। तो हम लोग का 3 का कौन सा सही हो जाएगा? 3 का सी। तो चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। चित्र में किसी प्रकाश किरण को माध्यम ए से माध्यम बी में गमन करते दर्शाया गया है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या होगा? माध्यम ए के सापेक्ष जो है माध्यम बी का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है। तो हम लोग का जानते हैं कि साइन आई बटा साइन आर होता है। आई आपतन कोण हो गया, तो ये यहाँ पे जो आपतन कोण बना रहा है साइन 60, 60 का मान होता है √3/2। और नीचे साइन आर, यहाँ पे परावर्तन कोण जो 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। तो √3/2 गुने ये ऊपर चल जाएगा √2, तो इस तरह से हो जाएगा। तो √2 और 2 काटेंगे तो यहाँ पे नीचे √2 आ जाएगा, तो इसका टोटल आंसर हो जाएगा √3/2। तो कौन सा हम लोग का सही होगा? ऑप्शन √3/2 को √3/√2 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो 4 का आंसर हम लोग का जो ए जो कि सही हो जाएगा, 4 का ए। तो चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब कोई प्रकाश किसी चित्र में दर्शाए अनुसार माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है तो माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक होगा। क्वेश्चन को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे दोस्त। बोला जा रहा है कि जब कोई किरण चित्र में माध्यम ए से, इधर माध्यम ए मान लीजिए, माध्यम ए हवा है, और माध्यम बी में प्रवेश कर रही है, इधर कोई माध्यम है, इधर प्रवेश कर रही है, तो माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या होगा? तो इधर से जो माध्यम ए से प्रवेश कर रही है और बी में जा रही है, तो देख सकते हैं ये अभिलंब की ओर बहुत अधिक मुड़ चुकी है, यानी ये बहुत सघन है, बहुत सघन माध्यम है। तो बहुत सघन माध्यम यानी इसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होगा। सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है और इसका अपवर्तनांक कम होगा। तो अधिक अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक से भागा दीजिएगा तो 1 से अधिक ही आएगा। अधिक अपवर्तनांक मान लीजिएगा हवा का अपवर्तनांक 1.1003 होता है, और इधर मान लेते हैं आप लोग का कोई मान लीजिए जाए किसी का भी अपवर्तनांक है, पानी का ही अपवर्तनांक है 1.33 है। तो यहाँ भागा देंगे 1.33 से, हम लोग का 1.003 से, तो एक कट के 1 से अधिक ही आएगा, 1 से अधिक ही आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 5 का ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया गया 1 से अधिक, ऑप्शन बी में 1 से कम, ऑप्शन सी में 1, ऑप्शन डी में 0। तो ऑप्शन ए में 1 से अधिक होगा आंसर। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में, चित्र में दर्शाए गए प्रकाश पुंज किसी बॉक्स के छिद्रों ए तथा बी से आपतित होकर क्रमशः छिद्र सी तथा डी से बाहर निकलते हैं। बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? चलिए फिगर देखते हैं। यहाँ पे एक प्रकाश जो है यहाँ पे प्रवेश हो रहा है, इस जगह पे भी दो प्रकाश प्रवेश हो रहा है, ये बॉक्स है।
अब ये बोला जा रहा है कि ये बॉक्स क्या हो सकता है, इससे प्रकाश जो है निकल रहा है। ये प्रकाश यहाँ से निकल रहा है, और जो बी वाला है, बी इधर से निकल रहा है, बी डी से, और ए सी से निकल रहा है। तो ए मान लीजिए ए एयर है, तो ये बी क्या होगा, और ए जो इधर जो निकल रहा है, तो बी एक जो है ऑप्शन में दिया देखा जा रहा है कि क्या हो सकता है। ऑप्शन ए में कांच का एक आयताकार स्लेब है, ऑप्शन बी एक उत्तल लेंस है, ऑप्शन सी एक अवतल लेंस है, ऑप्शन डी एक प्रिज्म है। एक प्रिज्म रहता तो ये चारों तरफ में 7 रंगों में विभक्त होता, और एक अवतल लेंस रहता तो ये जो है, एक अगर एक उत्तल लेंस रहता तो एक जगह कन्वर्ज करता, और एक अवतल लेंस रहता तो चारों तरफ फैलाता, मगर ये कुछ नहीं है। और ये जो है एक आयताकार स्लेब है, आयताकार स्लेब में प्रकाश थोड़ा जो है विचलित हो गया है, और विचलित होकर ए सी से निकल रहा है और बी डी से निकल रहा है। तो हम ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, ए, जो कि सही है। तो चलिए हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि चित्र में दर्शाए गए कोई प्रिज्म, कोई प्रकाश पुंज प्रकाश के फलक ए के छिद्रों से आपतित होकर फलक बी के छिद्रों से बाहर निकलता है। इस बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। यानी प्रकाश इधर से हम लोग आपतित कर रहे हैं, तो ये निकल रहा है अपवर्तित होकर इधर से, इस तरह से निकल रहा है। तो यानी ये जो है प्रकाश भी क्या हो सकता है, और ये बॉक्स जो है ये क्या हो सकता है। तो बॉक्स जो है ये टोटल प्रकाश को जो है एक जगह केंद्रित कर रहा है, एक जगह केंद्रित कर रहा है। तो ये क्या हो सकता है। तो एक जगह केंद्रित कौन करता है, कौन सा लेंस जो है हम लोग को एक जगह केंद्रित करता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो है हम लोग को प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है। ऑप्शन ए में दिया गया एक अवतल लेंस, ऑप्शन बी में प्रकाश का एक आयताकार स्लेब, ऑप्शन सी में एक प्रिज्म, ऑप्शन डी में एक उत्तल लेंस। अगर अवतल दर्पण भी रहता तो ये सही हो सकता था, अवतल दर्पण रहता तो सही हो जाता, मगर अगर यहाँ पे उत्तल लेंस दिया है, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस यहाँ दिया गया है। एक का हम लोग का कौन सा सही हो जाएगा, डी। 7 का कौन सा सही हो जाएगा, डी, जो कि सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, 0.25 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर होती है। ऑप्शन बी, 0.25 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर होती है। ऑप्शन सी, 0.25 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर होती है। ऑप्शन डी, 0.25 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर होती है। कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए में जो दिया गया 0.25 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर होती है, जो कि सही है। जो कि सही है, क्योंकि P बराबर 1/f करेंगे तो 1/f में आ जाएगा 0.25, इसे एक पॉइंट हटेगा तो ऊपर से हो जाएगा 25 चौका 100 हो जाएगा। यानी 4 डायोप्टर जो आएगा हम लोग का, वो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती, तो +4D हो जाएगा। और किसी में सही नहीं होगा, तो ऑप्शन बी देख लीजिए हम लोग, 0.25 है फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता, -4 डायोप्टर, -4 नहीं होगा, +4 होगा। और ऑप्शन सी में 0.25 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर, क्षमता जो होती है अवतल लेंस की, जो कि माइनस होती है, प्लस नहीं होती। तो ये भी गलती, उसी तरह से सब गलती हो जाएगा हम लोग का। 8 का 1 जो कि है सही है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, वाहन के पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण का आवर्धन जो क्या होगा। वाहन के पीछे जो देखा जाता है, ऑप्शन ए में 1 से कम होगा, ऑप्शन बी में 1 से अधिक होगा, ऑप्शन सी में 1 से छोटा होगा, ऑप्शन डी में 1 से कम अथवा अधिक हो सकता है। यह इसके सामने रखे बिंब की स्थिति पर निर्भर करता है। तो पीछे जो वाहन के पीछे जो प्रतिबिंब जो जो हम लोग का जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और उत्तल दर्पण में प्रत्येक बिंब का प्रतिबिंब जो है छोटा बनता है। तो इसका जो है
आवर्धन जो है 1 से हर हमेशा कम ही होगा। तो 9 का हम लोग का जो कौन सा सही होगा, 1 से कम होता है, 9 का ए जो कि सही होगा। चलिए दोस्त 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसरित होती है। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को रख इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखें कि इसका समान साइज का प्रतिबिंब बने। यानी ये बोलना चाह रहा है कि किसी अवतल दर्पण के पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसरित हो रही है। मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, तो हम लोग कोई भी प्रतिबिंब जो आ रहा है, जो कोई भी आ रहा है लाइट, जो कि ये फोकस यहाँ पे अभिसरित यानी केंद्रित हो रही है 15 सेंटीमीटर पे। कहाँ पे? 15 सेंटीमीटर पर। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फोकस। तो 15 सेंटीमीटर पे है ये। तो हम लोग का समान प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या, कि किसी वस्तु को कहाँ रहना चाहिए, वक्रता केंद्र पे जो है समान वस्तु का प्रतिबिंब समान बनता है। तो ये 15 है, फोकस 15 हो गया, तो वक्रता केंद्र कितना हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो 30 सेंटीमीटर दूरी पर रहेगा, तो वस्तु का जो है प्रतिबिंब समान साइज का बन जाएगा। तो 10 का हम लोग को कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए देखते हैं। दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे तो फोकस ही है, फोकसित ही हो रही है, जो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, जो कि सही है। 10 का बी हम लोग का सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में दर्पण से 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर के बीच, नहीं ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी में दर्पण से 30 सेंटीमीटर से अधिक, जो कि गलती है। तो ऑप्शन 10 का हम लोग का बी जो कि सही हो जाएगा। चलिए दोस्त 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। ऑप्शन ए केवल अवतल दर्पण, ऑप्शन बी केवल उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी केवल समतल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल दर्पण और उत्तल समतल समतल दर्पण दोनों में। तो बहुत दूर स्थित वस्तु को प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग को एक जो बड़ा प्रतिबिंब बना सके उसी का प्रयोग करेंगे। तो बड़ा प्रतिबिंब हम लोग का कौन बनाता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बनाएगा तो उससे हम लोग देख सकते हैं। और समान प्रतिबिंब कौन बना सकता है, समतल दर्पण समान प्रतिबिंब बनाएगा, तो उसमें भी देख लेंगे कितना ही दूर पे रहे वस्तु, बस वस्तु का प्रतिबिंब उस पे बनना चाहिए, तो हम लोग देख पाएंगे। तो और यहाँ देखिए बी में दिया गया उत्तल दर्पण तो एक और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये होगा ही नहीं। तो 11 का डी हम लोग का सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पे, टॉर्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है। ऑप्शन ए परावर्तक के ध्रुव और फोकस के बीच, ऑप्शन बी परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, ऑप्शन सी परावर्तक के फोकस और एवं वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन डी परावर्तक के वक्रता केंद्र पर। ये जो है हेडलाइट में जो है हम लोग का कौन सा दर्पण रहता है, अवतल दर्पण। तो इस तरह से जो बल्ब कहाँ लगा होता है, बल्ब बल्ब जो हम लोग का एकदम पास में रहता है, एकदम ध्रुव परावर्तक के फोकस के एकदम से नज़दीक रहता है। जितना फोकस के नज़दीक रहेगा उतना ही उसका प्रतिबिंब जो है बहुत दूर तक फैलेगा। जितना ही फोकस के नज़दीक रहेगा उतना ही प्रतिबिंब हम लोग का फैलेगा। तो क्या होगा हम लोग का आंसर, 12 का बी परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 12 का बी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर परावर्तक के नियम लागू होते हैं। ऑप्शन ए में केवल समतल दर्पण पर, ऑप्शन बी में केवल अवतल दर्पण पर, ऑप्शन सी में केवल उत्तल दर्पण पर, ऑप्शन डी में सभी दर्पणों पर चाहे उसकी आकृति कैसी भी हो। तो हाँ, किसी अगर अगर वो आकृति रुखड़ा हो, प्लेन हो, किसी तरह का आकृति हो, हम लोग का जो है स्नेल का नियम जो है आपतन कोण परावर्तन कोण और आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच जो भी कोण बनता है वो बराबर ही होता है। तो ये सभी सतहों पे लगता है, चाहे वह
किसी भी आकृति का हो। तो 11 का हम लोग का जो कि डी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया केवल समतल दर्पण पर, ऐसा कोई बात नहीं। ऑप्शन बी में केवल अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में केवल उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी में दिया गया है सभी दर्पण पर, चाहे उनकी आकृति कैसी भी हो। तो डी सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे। वायु से कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से चार विद्यार्थी ए बी सी डी ने चित्र में दर्शाए अनुसार आरेखित किया। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही होगा हम लोग का, चलिए देखते हैं। तो ये वायु हो गया। वायु से जब कांच में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, जो कि इसमें दिया नहीं गया है। ऑप्शन सी में वायु से आएगा कांच में तो कांच में अभिलंब की ओर मुड़ेगा, ये भी नहीं दिया गया। ये भी ऑप्शन डी में वायु से आएगा कांच में अभिलंब की ओर तो मुड़ा है, मगर ये कांच से फिर वायु में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाना चाहिए, जो कि नहीं गया। तो ऑप्शन बी जो कि देख सकते हैं वायु से कांच में आया है तो अभिलंब की ओर मुड़ा है, अभिलंब की ओर मुड़ा है, और कांच से फिर वायु में गया है तो अभिलंब से दूर गया है, जो कि सही है। तो 14 का हम लोग का कौन सा सही हो जाएगा? 14 का डी। चलिए दोस्त 15 नंबर क्वेश्चन पे। आपको जल, तारपीन का तेल, बेंजीन तथा केरोसिन दिया गया है। इनमें से किस माध्यम में समान कोण पर तिरछी आपतित कोई प्रकाश किरण सबसे अधिक मुड़ेगी? तो कौन सा हो गया? ऑप्शन ए में जो दिया गया है केरोसिन, ऑप्शन बी में जल, ऑप्शन सी में तारपीन का तेल, ऑप्शन डी में बेंजीन। तो जितना अधिक ठोस रहेगा पदार्थ, उतना ही उसका अपवर्तनांक अधिक रहेगा, और अपवर्तनांक अधिक रहेगा जितना, और उतना ही अभिलंब के नज़दीक आएगा, उतना ही तिरछा होगा। तो ऑप्शन हम लोग का कौन सा, किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? ये चारों में, तो चारों में बेंजीन का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हम लोग का जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, और केरोसिन का अपवर्तनांक जो है इससे थोड़ा हल्का होता है, 1.3 कुछ होता है, और तारपीन और सबसे ज़्यादा बेंजीन का होता है 1.677 शायद। तो हम लोग का कौन सा सबसे अधिक है? बेंजीन। बेंजीन का बेंजीन में जो है कोण पर बेंजीन पर सबसे अधिक जो है तिरछा तिरछा आपतित कोई प्रकाश किरण सबसे अधिक मुड़ेगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हम लोग का? डी। तो 16 का हम लोग चलते हैं दोस्त क्वेश्चन। 16 में क्वेश्चन देखते हैं कि किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है? निम्न आरेखों में से कौन सा सही है? चलिए देखते हैं। चित्र ए में देख सकते हैं आप, ये सब अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण बना हुआ है। अवतल दर्पण में अगर यहाँ अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही तो फोकस से गुजरना चाहिए, गलत हो जाएगा। अनंत से आ रही है तो फोकस से गुजरना चाहिए, यहाँ भी गलती हो जाएगा। और यहाँ पे अनंत से आ रही तो फोकस से गुजरना चाहिए, नहीं होगा। जबकि डी में अनंत से आ रही है तो फोकस से गुजरना चाहिए, जो कि सही हो जाएगा। तो 7 का हम लोग का डी सही होगा, 7 का डी। चलिए दोस्त, नहीं 17 क्या हो गया? 16 का डी सही होगा। तो चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किसी उत्तल लेंस पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? ये दिया गया है। तो चलिए फिगर को हम लोग देखते हैं। उत्तल दर्पण में प्रकाश जो है फोकस हो रहा है, फोकस से आपतित हो रही है, तो अपवर्तन के बाद जो है अपवर्तन के बाद समानांतर जाएगी, जो कि ये सही है। ऑप्शन बी में ये आपतित हो रही है तो समानांतर, फोकस से आपतित हो रही है तो अपवर्तन के बाद समानांतर होना चाहिए, जो कि गलती है। तो हम ऑप्शन सी में जो देख सकते हैं फोकस से जा रही है, तो अपवर्तन के बाद समानांतर जाना चाहिए, तो समानांतर ये परावर्तित हो रहा है जबकि अपवर्तित होना चाहिए, भी गलती हो जाएगा। हम लोग का डी में जो देख सकते हैं कि फोकस से जा रहा है, फोकस से जा रहा है, तो ये समानांतर नहीं जा रहा है, अब अपवर्तित हो रही है। जो तो हम लोग का कौन सा सही हो जाएगा? केवल एक, जो कि सही है, केवल एक।
17 का हम लोग का कौन सा सही हो जाएगा, ए। 17 का ए सही है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है, वह यह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा, उसके सिर का मध्य भाग साइज में समान तथा पैर छोटे दिखते हैं। मैजिक दर्पण में शीर्ष से दर्पणों के संयोग का क्रम क्या होगा? तो पहला में बोला जा रहा है उसके शरीर बोला जा रहा है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा है। सिर बड़ा है यानी वो कौन सा दर्पण हो सकता है? अवतल दर्पण होगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि उसके शरीर का मध्य भाग समान साइज का, तो वो समतल दर्पण होगा। और उसके बाद बोला जा रहा है कि उसका छोट पैर जो है छोटा दिखाई दे रहा है, तो उत्तल दर्पण होगा। क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, अवतल दर्पण में छोटा बड़ा और बराबर सब बनता है, और समतल दर्पण में बराबर। तो 18 का हम लोग को कौन सा हो जाएगा, सी, जो कि सही है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? किसके द्वारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? ऑप्शन ए केवल अवतल दर्पण, ऑप्शन बी केवल उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी केवल उत्तल लेंस, ऑप्शन डी अवतल दर्पण उत्तल दर्पण अवतल लेंस उत्तल लेंस। कौन सा सही होगा हम लोग का? तो सब लेंस में जो है सब लेंस में जो है अनंत से कहीं भी किसी भी लेंस में अनंत से अगर प्रतिबिंब आएगी तो उसका जो है प्रतिबिंब जो है अत्यधिक छोटा ही बनता है। तो 19 का हम लोग का कौन सा जो है सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही है, अवतल दर्पण उत्तल लेंस अवतल लेंस उत्तल दर्पण। कोई भी जो हो हम लोग का छोटा ही प्रतिबिंब बनता है अनंत से जब जो अनंत से जब प्रकाश का लाइट आता है तो कौन सा हम लोग का सही हो जाएगा? एक 19 का डी। तो ठीक है दोस्त, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अगले वीडियो में हम लोग अगला इसका चैप्टर लाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्त।